प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात में कहीं डेडलॉक आ गया है या तातुल सा बन गया है, और उसकी वजह यह है कि हुकूमत इसरार कर रही है आपके तहरीक इंसाफ अपने मुतालबा तहरीरी शक्ल में दे, और तहरीक इंसाफ कुछ गुरेज़ां दिखाई देती है। ये खबरें भी कई दिन से चल रही थी कि इन मुज़ाकरात के अलावा कुछ बैकडोर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन आज पीटीआई की तरफ से, बल्कि अलीमा खान साहबा की तरफ से और ख़ुद इमरान खान की तरफ से, जो उन्होंने डायला में बात की है, इसकी कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया गया है, इसकी तरदीद की गई है और उन्होंने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जब वो जो लबो लहजा और ज़बान इस्तेमाल की जा रही है डायला जेल में बैठकर इमरान खान साहब की तरफ से, वो हैरान कुन इसलिए है कि अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो फिर इतना सख्त लबो लहजा क्यों है। और फिर एक अहम सवाल यह है कि इन मुज़ाकरात में से अगर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो आगे क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सबरा है पॉलिसी थिंक टैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, खुश आमदीद। सर, क्या कहा जा सकता है कि मुज़ाकरात में एक डेडलॉक आ गया है? नहीं, मैं असद साहब नहीं कहूंगा कि डेडलॉक है। मेरा ख्याल है कि रिलक्टेंस है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नो के इसको आगे बढ़ाए, और वो बड़ा क्लियरली बहुत से इंडिकेटर्स उसके हमारे सामने आए हैं। एक तो ये बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही मैच्योर बात है कि जी लिख के दें, ये करें वो करें। और चूंकि ये पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर भी ये डिमांड्स जो हैं ये इनको कम्युनिकेट किया गया है। उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई थी हमारी इनॉग्रल मीटिंग, उसमें भी बात हो गई थी कि जो 2 बेसिक डिमांड्स हैं, बल्कि प्री रिक्विजिट्स हैं, और उसके बाद फिर इंसिस्ट करना कि जी आप लिख के दें, इसकी समझ नहीं आती। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बात करने में, बात को आगे बढ़ाने में, तो फिर लिखत पढ़त की बात क्या होती है? हाँ, लिखत पढ़त की बात उस वक्त आती है जबकि बात किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाए, कोई फैसला हो जाए, तो फिर उसके ऊपर लिखत पढ़त होती है। तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत मतलब इसमें रोज़ब रिलक्टेंस क्या है आपकी तरफ से? हिचकिचाहट क्यों है? अगर लिख कर देना है या लिख कर देने में आर ही क्या है इसमें आखिर? देखिए, लिख कर देने में आर की बात यहाँ नहीं है। मसला ये है कि जी खान साहब के साथ हमारी मीटिंग्स जिस माहौल में कराई जाती हैं, जो नेगोशिएटिंग कमेटी है, और जितनी इनफ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होती हैं, हम प्रॉपर ब्रीफ, ये बहुत क्लियरली कहा भी है नेगोशिएटिंग टीम की तरफ से कहा गया है कि जी हम उनसे इनपुट नहीं ले सकते, हम उनकी गाइडेंस नहीं ले सकते। और ये एक ऐसा मसला है जिसमें कि उनकी स्पेसिफिक गाइडेंस और वर्चुअली डेली गाइडेंस के बगैर जो है वो मामलात आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर मामलात जो है वो चेंज हो रहे हैं, सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, और वो उनको खान साहब को आगाह करके उनकी फ्रेश इंस्ट्रक्शंस देने के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी तक पहली मीटिंग भी नहीं हुई, अब कहा जा रहा है कि कल मीटिंग होगी। देखते हैं कि कल मीटिंग होती है तो उसमें क्या बात की जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि डिले नहीं होना चाहिए। आप बैठे बात करें। जो हमारी 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई और जुडिशियल कमीशंस बनाने, ताकि वो 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात को प्रोब कर सके और असल हकायक जो है वो जान सके। इसके ऊपर आप फौरी तौर पे क्यों हमने ये 2 मुतालबात रखे हैं? इसलिए कि इसके ऊपर कोई वक्त की जरूरत नहीं। अगर हम जी नहीं, मगर रऊफ साहब, क्या आपके क्या ये खौफ या एक वाहिमा सा लाहिक है पीटीआई को कि अगर हम लिख कर देंगे तो कल को हुकूमत ये एक डॉक्यूमेंट लहराएगी और कहेगी कि ये देखो इन्होंने हमसे एनआरओ मांगा था? क्या उससे बचने के लिए आप लिख कर नहीं देना चाहते? देखिए, इसमें कोई खौफ नहीं है, कोई वाहिमा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई फील करते हैं कि जी ये मामलात आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो वो क्या कहते हैं, अर्जी लिखाने के ऊपर इंसिस्टेंस जो है कि जी आप हमारे हजूर अर्जी लिखें, अल आर्ज नीचे लिखें, साइन करें, जनाब आली बहुत दबाना गुजारिश है कि हम ये चाहते हैं, वगैरह वगैरह। वो मेरा ख्याल है कि बचकाना बातें हैं, मैच्योर बातें हैं। बात सबको पता है कि हमारे मुतालबात क्या है, इनको भी पता है, इनको बताया भी जा चुका हुआ है, मुख्तलिफ फोरा के ऊपर बताया जा चुका हुआ है। तो अभी बात को आगे बढ़ाएं। 10 दिन या 12 दिन का तातुल देने की क्या जरूरत है? कल मीटिंग करें, परसों मीटिंग करें, खान साहब के साथ एक मीटिंग हो लेने दें हमारी मुज़ाकराती टीम की। उसके फौरन बाद आप टाइम सेट करें और स्पेसिफिकली इश्यूज को पकड़ के बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, हमारी पार्टी। देखिए, हमारे लिए मुश्किल, असद ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारे लिए मुश्किल जो कदम था वो था एग्री करना इनसे बातचीत के लिए। वो बहुत मुश्किल कदम था जी। अब कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए कि बातचीत हम जब शुरू कर चुके हैं तो बातचीत को आगे बढ़ना चाहिए। सही है, बिल्कुल। आपने कहा कि आपके लिए ये मुश्किल था अग्री करना, और फिर ये भी शायद मुश्किल था कि अपने डिमांड्स जो बड़ी आपकी मैंडेट की वापसी के हवाले से और 26वीं तरमीम के हवाले से डिमांड्स थी, उसको तर्क करके अपनी डिमांड्स को महदूद कर देना 2 डिमांड्स तक, ये भी मुश्किल काम था रऊफ हसन साहब? 2 बातें कहूंगा यहाँ। नंबर 1, महदूद नहीं की हमने।
हमने ये 2 डिमांड क्यों रखी है एज प्री रिक्विजिट्स? वो इसलिए कि इसके ऊपर कोई वक्त की जरूरत नहीं है इनको इंप्लीमेंट करने में। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहाई के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए और कमीशंस बनाने के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए। बाकी जो डिमांड्स हैं वो मैंडेट की वापसी हो गई या 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होगी या इसके साथ जुड़ी हुई बाकी जो चीजें हैं, हमें एहसास है कि उसके ऊपर वक्त लगेगा, उसके ऊपर टाइम लगेगा। तो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है हमारी कि जो चीजें फौरी तौर के ऊपर हो सकती हैं, हालात को इंप्रूव किया जा सकता है, उसको तो कर दें। उसके बाद जो वक्त तलब चीजें हैं, जैसे जो मैंने अर्ज किया आपके साथ, जो 2 और बाकी और उससे जुड़ी बातें जो और हैं, उनको हम बाद में भी टेकअप कर सकते हैं। सही है। तो आपने ये कहा रऊफ साहब कि आप इसे डेडलॉक नहीं कहेंगे, लेकिन आप ये तो तस्लीम करेंगे ना कि पिछले 12-14 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं है अब तक। असद, आप ठीक कह रहे हैं। मैं डेडलॉक इसलिए नहीं कहूंगा कि अभी बातचीत खत्म नहीं हुई। अगर डेडलॉक होता है उस वक्त आता है जबकि दोनों अतराफ ये कहें कि जी आगे बातचीत नहीं बढ़ रही है। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हो पाई ना। वो जैसा कि मैंने अर्ज किया ना कि बचकाना बातों में पड़े हुए हैं गवर्नमेंट के जो लोग हैं कि जी हमें लिख के दे दीजिए, ये बचकाना बातें हैं मेरे नजदीक। तो बातचीत को शुरू ही नहीं करने के ऊपर, और वो रिलक्टेंस जो मैंने अर्ज किया है कि वो मुझे समझ आती है, क्योंकि रिलक्टेंस इसलिए है उनकी तरफ से कि अगर वो हमारे डिमांड मानते हैं तो उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कौन चाहेगा कि उनकी अपनी हुकूमत खत्म हो? सो रिलक्टेंस उनकी तरफ से है। दूसरी बात यह कि ये आजाद नहीं है हमसे बातचीत करने में। ये तो असल बातचीत जो है वो तो उन्हीं के साथ हो रही है जिनके पास ताकत है। ये तो बीच में एक कॉन्डुइट बने हुए हैं, इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, असल बातचीत उनसे हो रही है, आप ये कह रहे हैं? वो ऑब्वियसली दे आर ऑन बोर्ड। वो शायद सामने देखिए, आपको याद होगा राना सना साहब ने कहा था फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट से कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया था ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, और ये कि वो शामिल होंगे। तो रऊफ साहब, ये जो इसके अलावा भी कुछ बातचीत की बातें हो रही थी कि पेशावर में बुशरा बीबी की कुछ मुलाकातें हो रही हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी, ये चल रहा है फिर, या ये बिल्कुल नहीं चल रहा? असद, मैं मीडिया के बारे में कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये शायद ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो है और उसके साथ साथ जो व्लॉगर्स टाइप लोग हैं, बहुत सी बातें जिनका कोई वजूद नहीं होता। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने ये खबरें दी हैं सर। मैं व्लॉगर्स और सोशल मीडिया को भी जी मेरे भाई, मैं इसको डिनाई करूंगा जी। ऐसी कोई बातचीत नहीं। आज वैसे जो डाला से इमरान खान ने जो बातचीत की है उसमें भी रऊफ हसन साहब, जो इमरान खान ने आज बातचीत की है उसमें भी उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। तो ये उनकी तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आई है। जी, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है जो कि पब्लिक के सामने मौजूद है, आपके सामने, मेरे सामने, सबके सामने मौजूद है। वो हुकूमती वफ्द के साथ हमारे वफ्द की बातचीत है। इसी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। जितनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी, बढ़ सकेगी, उतना ही बेहतर है मुल्क के लिए, कौम के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए। नहीं, मगर एक तरफ रऊफ साहब आप ये कहते हैं कि हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है और कोई इंगेजमेंट्स नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही। फिर ये जो आप कह रहे हैं, दावा करते हैं कि अब पैगाम आया है कि बनी गाला चले जाओ, हाउस अरेस्ट हो जाओ, 2 साल के लिए बाहर चले जाओ, ये कहीं अगर बातचीत हो रही है तो ये पैगाम आप तक पहुंचता है ना, वरना पैगाम कैसे पहुंचेगा? देखिए, हमारी किसी से बातचीत होनी जो है वो जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से ही ये पैगाम आए। ये पैगामात उनकी तरफ से मजबूरी के तहत भी आ सकते हैं। भाई, मुश्किल होता जा रहा है, सिचुएशन अनटेनेबल होती जा रही है, हालात, डोमेस्टिक हालात खराब हो रहे हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बेसिस के ऊपर शायद इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। सर, जैसे आप डिनाई कर रहे हैं कि हमारी कोई बैकडोर मुलाकातें या बातचीत नहीं हो रही, ऐसे हुकूमत भी डिनाई कर रही है कि हमने इन्हें कोई ऑफर की ही नहीं है। तो उस डिनाइल के अगेंस्ट आप कोई प्रूफ पेश कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जी ये हुकूमत गलत कह रही है, हमारे पास सबूत है कि हमें पैगाम पहुंचाएगा, और वो कितना क्रेडिबल सोर्स है जहां से आपको पैगाम आया है? देखिए, हुकूमत के पास है क्या हमें देने को? मैं बारहा ये अर्ज कर चुका हूं, मेरा ख्याल असद साहब आपके प्रोग्राम में भी बैठ के अर्ज किया हुआ मैंने कि इनके पास है क्या देने को जो हम इनसे कुछ मांगेंगे या ये हमें कुछ देंगे। हकायक जो है आपको देने को उनके पास है, आप जो कहते हैं असल हकीकतें जो है मेरे भाई वो आपके ऊपर भी आश्कारा हैं। आपको पता है कि क्या है, कि इन्होंने फैसले करने हैं, किन से बातचीत हो रही है, किन के थ्रू बातचीत हो रही है।
नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो आपके मुतालबात हैं, जिसमें से एक मुतालबा ये है कि तमाम असीरान की रिहाई आप चाहते हैं, सियासी कैदियों की, तो क्या ये हुकूमत के पास देने को नहीं है सर? अगर नहीं है और आपको यकीन है तो फिर बैठे क्यों हैं? हुकूमत एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर के ऊपर काम कर रही है, अहकामात कहीं और से आएंगे। इससे ज्यादा क्लियरली मैं आपको नहीं समझा सकता मेरे भाई। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, आपने पैगाम दिया, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए वैसे रऊफ साहब कि ये जो आप बात इमरान खान साहब से मुलाकात की, मुज़ाकराती कमेटी की बात होती है, ये इस स्टेज पर ये मुलाकात क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहले एक मुलाकात हुई, उसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दे दी और उन्होंने कहा कि ये 2 मुतालबात हैं। वो मुतालबात आगे मुज़ाकराती कमेटी लेकर आ भी गई। इसमें चूंकि अभी कोई पेशरफ्त नहीं है, तो पेशरफ्त ना होने के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों जरूरी है? मुलाकात तो शायद इसलिए तब जरूरी होती है ना जब कोई पेशरफ्त होती है और वो पैगाम आगे पहुंचाना होता है कि भाई हुकूमत ये कह रही है। पेशरफ्त क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो पेशरफ्त क्यों नहीं है, उसकी वजूहात जो हैं वो खान साहब के साथ शेयर की जाएगी और उनकी डायरेक्शंस दी जाएंगी। पेशरफ्त नहीं है, यही सबसे बड़ी खबर है जो उन तक पहुंचानी है। और क्यों नहीं है, ये भी उनसे अहकामात के लिए उन तक जाना है, उनसे बातचीत करनी है। आपने सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकात की ही हुकूमत को दरख्वास्त, या चलिए आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप अर्जी और दरख्वास्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन आपने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। अगर और फिर आपने सिर्फ यही नहीं किया बल्कि आप ख़ास माहौल में मुलाकात चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आइसोलेशन में हो, बग ना हो, या जिस माहौल में पहले होती है वैसे माहौल में ना हो। तो आप क्या खाली अगर मुलाकात हो जाए जैसे पहले मुलाकात हुई थी तो उसके नतीजे में बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी? देखिए, जो मुझे कोई 17-18 हफ्ते हो गए मुझसे मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई, और ये तो इस वक्त नीड है ना, ज़रूरत है मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए, ये नीड है। अब जिस माहौल में मुलाकात होती है, असद साहब आप गए नहीं हुए, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जाएं। ये आप चीता जर्नलिस्ट जो हैं, जो टेलीविजन के ऊपर बैठ के बात करते हैं इन मसाइल के ऊपर, आपको चाहिए कि आप फिजिकली जाके देखें कि किन हालात में, किस एनवायरनमेंट में मुलाकात होती है। एक बीच में बैरियर होता है। आपकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, हमारी मुलाकात कैसे होने दी जाएगी? ये आप तो जर्नलिस्ट है मेरे भाई, आप पीटीआई के मेंबर तो नहीं है ना, आपकी क्यों नहीं मुलाकात होने दी जाती? वो उसमें हर तरफ कैमरे लगे होते हैं, उसमें लोग खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो ये जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करनी होती है अपने लीडर से, तो उसमें प्राइवेसी चाहिए, उसमें ताकि हम लोग खुल के बात कर सकें उनसे और उनके अहकामात दे सकें। ये अगर नहीं इस माहौल में मुलाकात करवाने दी जाएगी या करवाई जाएगी, तो उससे हम एक ही नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये नहीं चाहते कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाबी से आगे बढ़े या इनका कोई नतीजा निकले। जो पैगाम आज अडयाला से आया है, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने आज की है रऊफ साहब, उससे देख के तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को खुद भी इन मुज़ाकरात से कोई तवक्को है ही नहीं, वरना 2 हफ्ते के लिए खामोशी इख्तियार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ज़बान, जो लबो लहजा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे लगता है कि वो इसे होपफुल ही नहीं है इन मुज़ाकरात से। देखिए, 2 हफ्ते से ज्यादा तो उन्होंने जुबान बिल्कुल बंद रखी है जनाब। आपको पता है कि ये बातचीत शुरू हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हुए हैं। बातचीत का आगे 2 हफ्ते रह गए ना आपकी डेडलाइन में सर, 31 जनवरी तक आपने डेडलाइन दी है ना जी। बातचीत का आगे बढ़ने की जो वजूहात है, देखिए ओवरनाइट तो कुछ नहीं हो जाएगा ना असद साहब, मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर इवन एट अ स्नेल पेस तो हमें पता तो चलेगा ना कि बातचीत आगे बढ़ रही है। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं कर रहे वो हुकूमती लोग जो हैं। ये मसला बना हुआ है। आपकी तरफ से भी समझा जाता था रऊफ हसन साहब के कुछ जल्दबाजी के डिमांड की जाएगी, पीटीआई की तरफ से भी कहा जाएगा कि भैया हमें 1 हफ्ते का वक्त न दें, हम कल मिलना चाहते हैं, हमें रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग होनी चाहिए, मुज़ाकराती मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ ने भी 25 को मिले तो 2 तारीख पर अग्री कर लिया, या शायद उससे भी पहले मिले थे, 2 तारीख का अग्री कर लिया, फिर 2 तारीख का अग्री किया, तो उसके बाद आज तक कोई तारीख ही सामने नहीं आई। तो पीटीआई को भी कोई जल्दी नहीं लग रही। 2 तारीख को एग्री किया था उनकी इंसिस्टेंस के ऊपर, दूसरी पार्टी की इंसिस्टेंस के ऊपर। वो उन्होंने बहुत सारे मसाइल गिनवाए थे अपने, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से इंसिस्टेंस के ऊपर 2 तारीख को हमने एग्री किया था। अब 2 तारीख के आगे की बात जो है वो डिपेंड करती है, आज मुलाकात करा देते तो कल मिल लेते, कल मुलाकात करा रहे हैं तो परसों मिल लें। हमारी तरफ से जल्दी है, बिल्कुल डेफिनेटली हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े। ये जितनी भी जो स्लो है स्पीड इसकी, वो उन वजूहात की वजह से है कि जो कि गवर्नमेंट के खाते में, और गवर्नमेंट वो नहीं कर रही। उनका एक तो रवैया बहुत नेगेटिव है इस सिलसिले में, दूसरा ये जो मुलाकात है खान साहब के साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे।
फिर आपके ख्याल में हुकूमत की मजबूरी क्या है कि वो आपको कुछ देना भी नहीं चाहते, संजीदा भी नहीं है, बात आगे भी बढ़ा नहीं रहे हैं और मुज़ाकरात कर भी रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, क्या मजबूरी है उनकी? सर, उनकी मजबूरी वो है जिनकी वजह से वो यहां बैठे हुए हैं, हुकूमत के ऊपर विराजमान है। आखिरी सवाल रऊफ साहब, वो ये है कि आज ये बयान भी दिया इमरान खान साहब ने कि अल-कादिर केस का फैसला मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए लटकाया जा रहा है। ये फैसला लटकाना या आगे बढ़ा देना, मौखर कर देना, इससे दबाव कैसे पड़ेगा इमरान खान साहब के ऊपर? देखिए, वो पहले भी तो यही होता रहा है ना, प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि जी उनको ऑफर्स की जा रही हैं, तो एक तरफ ऑफर्स का है वो बहकावा, और दूसरी तरफ ये केस एक डेमोक्रेसी स्पोर्ट की तरह हैंग कर रही है कि जी आप ले लीजिए, ये हमारी जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो हम आपको कन्विक्ट कर देंगे। बड़ी सिंपल सी बात है मेरे भाई। सही है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा इन्हीं मौज़ूआत पर मजीद बात करते हैं। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में बड़े दो अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। तहरीक इंसाफ को उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, इन मामलों पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुशामदीद। सेनेटर शहादत अवान साहब तशरीफ फरमाए हमारे साथ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। रफीक रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के रहनुमा हैं और साबिक गवर्नर हैं पंजाब के। बहुत शुक्रिया रजवाना साहब, आपको भी खुशामदीद। 190 मिलियन पाउंड का फैसला एक बार फिर मौखर हो गया है। 23 दिसंबर को आना था, फिर 6 जनवरी को आना था, लेकिन अब 13 जनवरी की तारीख दी गई है। कोई यकीन से अब नहीं कह सकता कि 13 जनवरी को भी फैसला आएगा या नहीं आएगा। फैसल चौधरी साहब, आपके ख्याल में क्यों ये महफूज फैसला क्यों नहीं सुनाया जा पा रहा? पहली मेरी ओपिनियन में जो एविडेंस है वो नाकाफी है, और जो क्रिमिनल प्रोसीड्स का भी मामला नहीं है, फाइनेंशियल गेन का भी नहीं है, और लॉस जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये मैटर नहीं है। इसलिए जो है ये इमरान खान साहब को, विशा बीबी को सजा देने के लिए ये मेरिट पे केस नहीं होता, तो ये शायद इसलिए थोड़ा इसको डिले किया जा रहा है ताकि जो मामलात हैं उनमें कुछ चीजें सुलझ जाए। दूसरी बात जो है, अगर इसको पॉलिटिकल लीवरेज के तौर पर भी समझा जाए कि अगर जो कहा जाता है कि, और उसको मैं रूल आउट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी जो मामला हो गया है 26वीं तरमीम के बाद, तो अदलिया को तो वैसे ही लगाम डाल दी गई है। आज़ाद मीडिया जो है उसको भी टैग कर दिया गया है, और मामला जो है वो बिल्कुल गैर जमहूरी अंदाज में चलाया जा रहा है। तो अगर ये लीवरेज या ये इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि जो उसे कहते हैं कि गवर्नमेंट का ब्लफ कॉल करेंगे हम, आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है, खुलकर नहीं कहा कि ये सलाह देना चाहते हैं कि और ये इज्जत केस की तरह एक काला फैसला होगा। जिस तरह दुनिया भर में इस केस के फैसले का मजाक उड़ा, फिर वो सस्पेंड हो गया, वो क्वाश हो गया, इस तरह ये भी बनेगा। देखिए, जो फिलैंथ्रोपी है या सोशल वर्क है, इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, असल में तो सारी उम्र उन्होंने एक पाकिस्तान में मिसाल कायम की है। वो शौकत खानम हो, नमन हो, दूसरे प्रोजेक्ट्स हो, और शौकत खान के 3 हॉस्पिटल है जी, और सालाना जितने भी उसके खसारा होता है इमरान खान की बात की वजह से पूरा होता है। लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं, और वो ट्रस्ट जो है उन्होंने हमेशा उसको साबित किया है कि लोग उन पर जायज ट्रस्ट करते हैं। नहीं, लेकिन फैसल साहब, ये वाला जो आर्गूमेंट है आपका, पहला आर्गूमेंट जिसमें आप ये कहते हैं कि चूंकि केस कमजोर है इसलिए उसका फैसला नहीं सुनाया जा पा रहा, लेकिन इसी बुनियाद पर फैसला कमजोर होते हुए भी, मसलन आपको पहला मुकदमा जो पहला फैसला था इमरान खान साहब के खिलाफ आया था हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट से, वो भी कमजोर था, बाद में अदालत में साबित हुआ, लेकिन उसमें जल्दबाजी की गई थी। तो कमजोर होने की बुनियाद पर जल्दबाजी और फिर कमजोर होने की बुनियाद पर ताखीर, ये दोनों बातें क्या एक ही वक्त में हो सकती हैं? देखिए, बात यह थी कि जो मामलात किए जा रहे हैं, ये पहले किए करके देखते हैं, तजुर्बा हो गया है जो किया गया है। आज जो हाईकोर्ट से फैसला आया है जमानत का इमरान खान साहब की पेशा खाना 2 में, वो फैसला आपने पढ़ लिया होगा। उसमें जो वजूहात दिखी है, इससे पहले पूछा भी थी कि जो
फैसला आया था, उसमें क्रिमिनलिटी का क्रिमिनलिटी केस बनती नहीं है जी। तो ये सारी मामलात जो है अभी जो अदालतें हैं वो कंट्रोल नहीं है, जिस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। सही है। तो वहाँ से जो हायर कोर्ट्स हैं उसमें इनको कंडीशन करने के बावजूद भी और बहुत ज्यादा प्रेशर रखने के बावजूद भी वो निकाय हासिल नहीं हुए। और पहले जो 4 फैसले किए गए उसमें कोशाखाना 1 के साइपर और वो जो अभी ये सारे जो केसेस हैं इनमें क्या हुआ, इनमें रूल्स रेगुलेशन और पूरे प्रोसीजर बंदोबस्त करके फैसले कराए गए, सही। लेकिन उनका फिर कोई मुंह से नहीं बन सका। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन इसमें कुछ लोग इस ताखीर को मिलाकर देख रहे हैं मुज़ाकरात के साथ जो इस वक्त जारी हैं। इसमें सेनेटर साहब आप क्या ये समझते हैं कि ताखीर मुज़ाकरात के बाइस भी हो सकती है? यानी ये कोई अगर ये चाहे कि ये फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज ना हो तो फिर फैसले को ताखीर का शिकार कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? खान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि इस केस में ना हम प्रोसिक्यूटर ना हम डिफेंस काउंसिल, आप एक वकील तो हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैं समझता हूँ। फैसल साहब शायद उसमें और आप उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा तो हैं। एग्जैक्टली हम हैं, लेकिन मेरा कहना ये कि फैसल साहब एक प्रोफेशनल एडवोकेट हैं और बेहतर तौर पे जानते हैं। लेकिन जहाँ तक मीडिया में मैंने देखा है कि जज साहब ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, बहसीयत वकील हमने ये अमूमन देखा है कि मुकदमे कई तारीखों पे इल्तिवा में जाते रहते हैं। उसकी वजूहात जैसे कि इस केस में ये है कि जज साहब चूँकि ट्रेनिंग पे हैं उसकी वजह से ऐसा हो पाया कि वो ट्रेनिंग अभी तक चल रही है, और यही वजह है कि कल ही पता चल गया कि नेक्स्ट डेट जो 13 मिल गई, 13 मिल जाएगी। अगर ये वजह है, लेकिन तो मैं पहले 23 तारीख क्यों दी गई होगी, फिर 6 तारीख क्यों दी गई होगी? ये मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता जी कि अगर ट्रेनिंग 2 महीने की हो और कोर्ट वेकेंट हो तो 2 महीने की डेट दे दी जाए। हमेशा हमारे पास कोर्टों में एक हफ्ते के, जैसे आप एंटी टेररिज्म कोर्ट में जाएं तो वहाँ पे आपको हफ्ते से ज़्यादा बड़ी डेट मिलती नहीं है, भले जो भी हो जाए। कि एक टाइम जो है आपको जो डेट मिलेगी वो लिमिटेड पीरियड जो है ना, अदालत ने हर एक अपनी प्रैक्टिस बनाई होती है उसके दौरान देते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको किसी और चीज़ के साथ जोड़ना जो है मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। आपके ख्याल में ये खालिसतन एक तकनीकी वजह है जिस वजह से फैसला नहीं आ पा रहा? एग्जैक्टली ऐसे ही है। और मेरे ख्याल बेबुनियाद हमें अदारों को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि किसी मजबूती की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या किसी और वजह से जो है इस किस्म की। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर आप यकीन से नहीं कह सकते कि 13 जनवरी को भी ये फैसला आएगा या नहीं आएगा? देखें, मैं तो फिर भी दोबारा वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मुकदमात में बासियत वकील, मैंने खुद देखा है कि मुकदमात बाज़ दफ़ा जो है उनमें जजमेंट की, फैसल साहब भी, शायद रजवाना साहब भी एक सीनियर एडवोकेट हैं, कि हमारे कई मुकदमात में 3-3, 4-4 तारीख फैसलों की पड़ जाती हैं। और बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि दोबारा री आर्गूमेंट पे भी केसेस चले जाते हैं कि जजेस भूल जाते हैं, जजेस जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, नया जज आ जाता है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी सी बात नहीं है। बिल्कुल सही है। रजवाना साहब भी चूंकि इसी शोबे से मुंसलिक हैं तो मैं रजवाना साहब की, और फिर सियासी तजुर्बा भी रखते हैं। रजवाना साहब, क्या आप इस फैसले के बार बार सुनाए जाने में जो ताखीर है इसको पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात से मिलाकर देखेंगे? अब बात यह है कि मेरी नजर में तो इन चीजों पे तबसरा नहीं होना चाहिए था, और आज के आपके इस प्रोग्राम में ये मौजूद सुखन भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना जी? इससे अदालत में केसेस प्रेजुडिस भी हो जाती है। बहरहाल चलो, आपने ये मौजूद सुखन रखा, ये टॉपिक रखा, तो मेरा ये ख्याल है कि जी डिफेंस की तरफ से तो यही बात होनी चाहिए और आनी चाहिए कि जी केस में जान नहीं है और इसलिए तारीखें बढ़ रही है। मगर ना ही मेरे पास सामने फाइल है, अभी शाहदत अवान साहब भी यही फरमा रहे थे, हम एक केस में ना हम किसी मुस्तगीस के वकील हैं ना हम डिफेंस के वकील हैं, और जज साहब की क्या वजह है कि वो छुट्टी पे है या ट्रेनिंग पे है मेरे इल्म में नहीं है। तो मैं ये क्या सराई करूं कि फैसला क्यों नहीं सुनाया जा सकता या क्यों नहीं सुनाया गया और क्यों डेट्स बढ़ रही हैं। तो इसलिए इसकी स्पेकुलेशन इसलिए बढ़ गई है कि मुकदमे में आमतौर पर और इस तरह के हाई प्रोफाइल मुकदमे में रजवाना साहब 3 मरतबा तारीख पड़ जाए फैसला महफूज होने के बाद, तो इसलिए फिर कयास आराइयां जन्म लेती हैं जो कि इस वक्त लोग कर रहे हैं, और यही वजह बनी है कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि कयास आराइयां बहुत ज्यादा हो रही है। गुजारिश ये है कि आप सारे टीवी प्रोग्राम उठा के देख लें तो आधे से ज्यादा शुकूक व शुबहात और उस पे स्पेकुलेशन पे है या एप्रीहेंशन पे है। ठीक है, सियासत है,
टीवी भी चलाने हैं, प्रोग्राम भी चलाने हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि इश्यूज पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। जैसे मुज़ाकराती टीमें मिल रही हैं, बैठ रही हैं, इस पे बात करें और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह करे किसी नतीजे पे पहुंच जाए। मुल्क के इस तरह के तनाज़ात का मुताबिल नहीं हो सकता, ना ही मुल्क की सियासी सूरत हाल, जमहूरी सूरत हाल या माशी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, जो कंडीशन है मुल्क की, वो इसी चीजों के मुताबिल नहीं हो सकती। फैसले आते भी रहते हैं। फर्ज किया कि केस में अगर चौधरी साहब फरमा रहे थे, केस में अगर कोई चीज नहीं है तो अगर जज ने खुदा ना खासा ना इंसाफी करनी है तो बड़े केस ऐसे होते हैं जाके हायर कोर्ट में सेटिसाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कोई भी वजूहात होगी, द ओनली मैन इज द जज हिमसेल्फ, और फाइल को अगर देखें तो उस पर बता सकते हैं किस लिए तारीख में पड़ गई। और बिल्कुल सही बात है, अगर जज ना हो तो मुख्तसर अरसे की तारीख पड़ती है। सही है। तो आप समझते हैं कि मुज़ाकराती जो मुज़ाकरात, जो जारी मुज़ाकरात हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हो सकता? आपकी राय भी है और शहादत अमान साहब की भी है। आपने जिक्र किया मुज़ाकरात का और आपने कहा कि ये बहुत जरूरी है इसका नतीजा बरामद हो, वरना इस वक्त मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता। मैं इसी मौजू पर आ रहा हूं सर, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं फैसल चौधरी साहब से शुरू करूं। हमें फैसल चौधरी साहब, ये मुज़ाकरात के मामले में एक डेडलॉक सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी एक छोटे से नुक्ते पर, और वो नुक्ता यह है कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में क्या तहरीक इंसाफ पेश करेगी या नहीं करेगी, और हुकूमत चाहती है कि आप तहरीरी शक्ल में मुज़ाकरात अपने मुतालबात पेश करें, जबकि पीटीआई गुरेज़ना दिखाई देती। अब असद कैसर साहब का, फैसल चौधरी साहब राय है, वो कहते हैं कि जो हमने कह दिया वो चूंकि मिनट्स में आ गया है, तहरीरी शक्ल इख्तियार कर गया है, इसी को तहरीरी मुतालबा तस्वुर किया जाए, हम खुद से तहरीरी शक्ल में कोई मुतालबा नहीं देंगे। उधर इरफान लेकी साहब कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तहरीरी शक्ल में नहीं देंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये डेडलॉक की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं मुज़ाकरात। डेडलॉक नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है और बड़े अरसे के बाद दोनों पार्टीज बैठी हैं, उसको आप ये कहें कि तुम एकदम में सारा हंकी डोरी तो नहीं चलेगा, इसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। ये टीजिंग प्रॉब्लम्स हर जगह पे होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि चलेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत ने उस मुज़ाकराती जो अमल है, जो रात वाले दिन मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि वो आप हमारी जो टीम है उसको एक्सेस दें, लेकिन उस टीम को एक्सेस नहीं दी गई। और इतने दिन 5वां दिन हो गया है कि आप इमरान खान साहब से जिस तरह से बाकी लीडरान को ये लग्जरी हासिल है कि जरदारी साहब भी अपने बंदों से बात कर सकते हैं, नवाज शरीफ भी कर सकते हैं, शहबाज शरीफ भी कर सकते हैं, तो बाकी फिर ये लग्जरी इमरान खान साहब को जो है ये तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनकी जो मुज़ाकराती टीम है। और इसमें बाय द वे स्पीकर साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कराते, लेकिन उनसे कोई कल भी बात बंद नहीं पड़ी। यार इमरान खान साहब से तो मुज़ाकराती कमेटी मिलेगी, उनसे गाइडलाइन लेगी, और तहरीरी शक्ल में मुतालबात तो दो ही हैं, वो कोई इतने ज्यादा पेचीदा भी नहीं है। तो लेकिन गुरेज क्यों कर रही है पीटीआई? फैसल चौधरी साहब, अगर दो ही मुतालबात हैं तो एक सफे पर लिखकर वो दे दिए जाएं, इसमें हिचकिचाहट क्या है? सर बात यह है ना कि आप इसको बहुत इजी टास्क ले रहे हैं। मैंने अर्ज किया आपको कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, इमरान खान साहब के साथ बैठना तो पड़ेगा ना, और इमरान खान साहब के साथ जो है एक्सेस ग्रांट हुकूमत करनी है, पंजाब हुकूमत के मातहत जेल। वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं हुकूमत में जो कि ये मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाह रहे, वो ये जो अदम इस्तेहकाम है, जो हाई टेम्परेचर है, इसको वो यूज़ करना चाहते हैं अपने बेनिफिट के लिए, और वो समझते हैं कि अदम इस्तेहकाम उनको बेनिफिट करेगा। तो ये अदम इस्तेहकाम जो है सारा, तो ये चीज़ें तो इसको एड्रेस करने के लिए इमरान खान साहब की जो ज़ात है या उनकी सियासत से रेलेवेंस है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी पार्टी को लीडर है। सही है। और इसमें फैसल साहब एक मुलाकात चूंकि इस मुज़ाकराती कमेटी की हुई भी थी डयाला जेल में इमरान खान साहब से, तो उसके बाद फिर कोई पेशरफ्त तो हुई ही नहीं है चूंकि मुज़ाकरात में, तो दोबारा, और इमरान खान अपने दो मुतालबात वाज़ेह कर चुके हैं कि ये दो मुतालबात हैं, और उसमें कोई रद्दोबदल भी नहीं है, तब्दीली भी नहीं है। फिर ये मुलाकात क्यों आड़े आ रही है कि मुलाकात नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी? तो भाई मुलाकात कराने में क्या असद, आप देखें ना, आप समझ नहीं रहे हैं मामला को। इमरान खान सबसे बड़े स्टेक होल्डर है इस मामले में, और मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने बनाई है, और मुज़ाकराती कमेटी उन्हीं के माँ पे बनी है, उन्हीं का इनिशिएटिव है। पहले ये कहते थे जी कि आप हमसे बात नहीं करते, आप ये बार बार कह रहे हैं लिख के दे रहे हैं, भाई इमरान खान से जो मुलाकात कराएं तो लिख के दे देंगे, कल सुबह करा दें, शाम को ले लें।
अच्छा, बिल्कुल क्या सही है। फरमाने हैं? आप क्या बिल्कुल ठीक है। अब इसमें शाहादत अमान साहब, मामला यह है कि जुमेरात को मुज़ाकरात हुए, जुम्मा गुजरा, हफ्ता गुजर गया, इतवार को उम्मीद थी कि शायद मुलाकात हो जाए, इतवार भी गुजर गया, पीर भी गुजर गया। अब कल के बारे में भी अभी तक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि कल मुलाकात होने जा रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। आपके ख्याल में क्या हुकूमत जब मुज़ाकराती कमेटी एम्पावर्ड है और वो कह रही है कि मुलाकात कराई जाएगी और फिर हो भी नहीं पा रही? खान साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बड़ी खुश आइंद बात है कि मुज़ाकरात हो कि रहे हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं वो एक टेबल पे बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऑलरेडी ये 10 महीने पहले काम हो जाना चाहिए था और ऑलमोस्ट तकरीबन पार्लियामेंटेरियन एक टेबल पे बैठे हैं जिनको स्पीकर साहब ने मेहरबानी की और कुछ ना कुछ वो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी है वो सोचें। और होना तो ये चाहिए था कि पार्लियामेंट इसीलिए है कि अगर किसी किस्म का कोई इशू है तो वहाँ पे वो तय हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बहरहाल मैं कहता हूँ जी, अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो वहाँ बैठेंगे, बैठ के कुछ ना कुछ मसाइल का जो है वो हल हो जाएगा। एक बात तो ये तय हो गई है कि PTI ने बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो बात इन्होंने आज सोची है, अगर ये फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में सोच ली होती तो हमारी मईशत भी बहुत आगे जा चुकी होती और हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है और मजबूत हो चुका होगा। ये आप देख लें कि दो बातें, ये सब चीजें तो मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में शायद होंगी, मुज़ाकरात के शुरू होने से शायद नहीं। खान साहब, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये देख लें कि ये बात तो अंडरस्टूड है ना कि दो बातों के ऊपर वो आके खड़े हो गए कि एक कमीशन बनाया जाए 9 का और 26 नवंबर का, और उसके अलावा सियासी जो असीरान जो है रिहाई। देखें, इंतखाबी उज़रदारी को उन्होंने छोड़ दिया जो 8 फरवरी बहुत बड़ा रिलीफ है हुकूमत के लिए देखा जाए तो। मतलब ये है कि उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ की है। अगर उन्होंने एक चीज़ अबंडन की है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात। उसके अलावा भी आप उससे बड़ी बात देखें कि जो 26 तरमीम थी जिसके ऊपर इतनी बड़ी ले दे हुई, उसको भी जो है आपने आप छोड़ दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि PTI को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और जो बात वो कर रहे हैं। तो अब इसमें दो कानूनी बातें, इत्तेफाक हम तीनों वकील बैठे हैं। मेरा कहना ये है कि कमीशन की जहाँ तक बात है तो जहाँ पे मुकदमात अदालतों में पेंडिंग हैं, जहाँ पे ट्रायल मुकम्मल हो चुकी, सपोज मैं कहता हूँ जी कि एक कमीशन ये कह देता है कि कोई किसी किस्म का कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं, तो आप वो बताएं कि जिन लोगों को सज़ा हो चुकी होगी उनकी लीगल फेट क्या होगी या उनके साथ क्या होगा। या अगर कहीं पे कोई किसी किस्म का बीच में ऑर्डर करके अदालत ने किसी को रिलीज़ कर दिया, वो कहते हैं नहीं जी तो बहुत बड़ा, ये तो बगावत हुई है, बहुत बड़ा सान्या हुआ है। तो जो कमीशन जो है उसका जो ओपिनियन होगा, जो उसकी एक राय होगी, वो ट्रायल तो नहीं है ना, उसके बेसिस के ऊपर आप जो गुजारिश यूँ सुन लें, उसके बेसिस के ऊपर खान साहब न तो बंदे को रिलीज किया जा सकता है न बंदे को सजा दी जा सकती है। वो एक अपनी जगह है। तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा फोरम आपके पास जो है वो ट्रायल का है। तो ट्रायल आप फेस कर रहे हैं, वहाँ पे गवाहों को आप जरा कर रहे हैं, वहाँ पे ऑनरेबल जज साहबान बैठे हुए हैं, फैसले जो हैं उनके लिए अपील और रिव्यू के प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हैं। तो उसलिए जो सिस्टम चल रहा है वो चले। बाकी ये दो जो बातें हैं, अब वो बाकी बात ये रहेगी कि वो कहते हैं ये राइटिंग में दें, क्योंकि ये पहले बात ये हुई थी। सब दोस्तों का ये कहना है कि हम जो भी बात करेंगे हम अपने बानी जो है उससे पूछने के अलावा हमको बात कर नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से तो बैरिस्टर गौहर साहब अगर चेयरमैन साहब को बात करते या बात ये होती या साहबजादा हामिद रजा साहब से बात होती, क्योंकि बेसिकली तो अगर सियासी आप पार्लियामान की बात करते तो फिर तो हामिद रजा साहब को बात करनी चाहिए थी कि जो चीज़ वो कहते। लेकिन यहाँ तो जो इस मुल्क के सियासतदान हैं वो बैठ के कोई ना कोई आगे बेहतर तरीके से मिलजुल के चलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही है। मगर इसमें इसका एक पहलू तो ये है ना, जो मैं फैसल साहब से पूछ रहा था कि जी आप गुरेज क्यों कर रहे हैं तहरीरी शक्ल में देने से। दूसरी तरफ मैं अगर आप इजाजत दें तो रिजवाना साहब से ये पूछना चाहता हूं कि रिजवाना साहब, हुकूमत जो है वो इसरार क्यों कर रही है तहरीरी तौर पर देने से? मतलब अगर मुतालबा पता चल चुका है तो वो कोई भी उसको हाथ से लिख सकता है और वो मिनट्स में आ चुके हैं, तो इसरार क्यों है कि नहीं आप तहरीरी शक्ल में दें? आपके ख्याल में इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, उनके क्राइसिस का हल होने की तरफ एक काविश हो रही है। तो जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो तहरीर होना बड़ा जरूरी है। देखिए, कल को ठीक है बातें भी हो रही हैं, तो टीवी पे हमने बातें की, कल को हम कहेंगे हमने किसी और कंटेक्स्ट में बात की थी, कोई और रेफरेंस था जी,
ठीक है जी, या मेरी बात को मुकम्मल नहीं बताया गया, उसको तोड़ के पेश किया गया, जैसे मोस्टली लोग डिफेंड करते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मोड़ के पेश किया गया। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई गेनर नहीं है, कोई लूजर नहीं है, किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, कि आप जो चाहते हैं वो आप तहरीरी तौर पर दे दें। और एक्सेस इमरान खान साहब से पहले भी ये होनी चाहिए, ताकि कल को कोई ऐसी गुंजाइश ही ना रह जाए कि हमें तो इमरान खान साहब से प्रॉपर डिस्कशन के लिए, प्रॉपर कंसल्टेशन के लिए, अपने लीडर से मिलने के लिए प्रॉपर एक्सेस नहीं दी गई, तो इसीलिए इन मुज़ाकरात का क्या फायदा। तो इस वक्त तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए, कोई भी ऐसी गुंजाइश पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे कि हालात खराब तो है ही है, मुज़ाकरात जो है वो किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। और दूसरी बात ये है कि मुज़ाकराती टीम ने ये फैसला किया है, जो कुछ हमने टेलीविजन पे दोनों जमातों के लीडरों से सुना, लीडर मीन्स के जो उस कमेटी के मेंबरान हजरात हैं, उन्होंने कहा है कि हमने ये फैसला किया है कि जो बाहर जो वाकयात हो रहे हैं, बाहर जो कोई बयान दे रहे हैं, जो बाहर कोई मुकदमात की बात चल रही है, अदालतों में चल रही है, उसका हमारे मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। मगर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस बात पर थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है कि बाहर भी हमें चाहिए कि अपनी अपनी सियासी जमातों के कायदीन को, अपनी अपनी सियासी जमातों के उन दोस्तों को जो हम सुनार टीवी पे हम तो बहुत कम आते हैं, इतना शौक नहीं है, उनको भी कह देना चाहिए बयानबाजी से गुरेज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि इन मुज़ाकरात पर खुशगवार असर पड़े और ये इख्तलाफी बात ना करें, ना ही किसी को बुरा भला कहें, ना कहें जी ये हो गया और वो हो गया। बाकी जहाँ तक कमीशन की बात है, कमीशन की स्टेज गुजर गई है, नंबर 1। नंबर 2, प्रोसिक्यूशन ये कहती है कि हमारे पास वीडियोस है, ठीक है। सपोज अगर हमने तो केसों का जो है चलान नहीं देखा, ना उनकी 173 की रिपोर्ट देखी है, ना कोई एविडेंस देखी है, ना तो फौजदारी में उसकी जो भी एविडेंस आई होगी। सपोज अगर किसी केसेस में वीडियोस हैं, मैं किसी जगह पे मौजूद हूँ और कुछ कर रहा हूँ और वीडियो हो, उस पर कमीशन क्या करेगा, ठीक है जी। तो अब ये एक स्टेज गुजर गई। और आप ये कह रहे हैं कि कमीशन की डेट की स्टेज गुजर चुकी है सर, आप ये कह रहे हैं कि कमीशन की स्टेज गुजर चुकी है, अब ये कमीशन नहीं बन सकता। तो इस पर चले मैं फैसल चौधरी साहब की राय भी ले लेता हूं, और फिर जो अलीमा खान साहबा कह रही है ना कि इमरान खान को हर तरह का रिलीफ ऑफर किया गया है ताकि ये तासुर दिया जा सके कि उन्होंने एनआरओ ले लिया है, ये इसका क्या मतलब है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी बात कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब, 2 चीजें बता दीजिए। एक तो ये कि जो पहला अभी नुक्ता उठाया है रजवान साहब ने, वो कहते हैं कि कमीशन की स्टेज तो गुजर चुकी है, आपका बड़ा मुतालबा ये है कि कमीशन बनाया जाए 9 मई और 26 नवंबर के मामलात पर, क्या कमीशन नहीं बन सकता? नहीं, रजवाना साहब की ओपिनियन है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है, और कमीशन जो है उसमें इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना जरूरी है, ताकि वो जो दोनों फरीकैन हैं उनका मौक़िफ़ सुने और उनके सबूत देखे। देखिए, हर जो कहा जाता है बार बार, तो इसी बात पे जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और हुकूमत का 9 मई में हम उसका क्राइटेरिया सिर्फ एक रखा गया है कि जो लोग पीटीआई को छोड़े उनको आपने बरेल जुमा करार दे दिया, बाकियों को आपने उसमें धर लिया है। वो तो पोलिटिसाइज्ड इवेंट है। 9 मई के जो वाक़यात हैं, ना तो अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ असद के किसी भी चलान में ना कोई वीडियो एविडेंस है, ना कोई ऑडियो एविडेंस है किसी भी बंदे के खिलाफ। सिर्फ एक पुलिस वाले का जो बयान है कि जी मैं मेज के नीचे बात सुन रहा था और मैं भेस बदल के कोर कमेटी की मीटिंग में चला गया। अब ये अगर ये एविडेंस है और इसके ऊपर आपने बंदों को सजा देनी है, मिलिट्री कोर्ट का जो मामला है ना, मिलिट्री कोर्ट का हम और मैं बतौर वकील भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के खिलाफ हूँ। मैं उसको एक प्रिंसिपल बात समझता ही नहीं हूँ। मैं उसको शहरियों की बुनियादी हकूक की उसको समझता हूँ कि ये नेगेशन है। कल आईनी बेंच इसमें समाअत करने भी जा रहा है फैसल साहब। जी सर, कल आईनी बेंच जो है वो इस पर समाअत भी करने जा रहा है सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मामले पर। अब आईनी बेंच का हाल आप ये देखें कि आप उन्होंने 2 ऑर्डर करा के बंदों को सजा दे के तो अभी कल जाके करेंगे। बस सुप्रीम कोर्ट की ये तो अब इतनी तो जिम्मेदारी है, जज साहब जिम्मेदार लोग हैं कि कल जो है वो बैठ के इस पर फैसला करेंगे। और पहले उन्होंने सारा 1.5 साल से ये नहीं है कि सिर्फ आईनी बेंच, जो पहली सुप्रीम कोर्ट थी वो भी सोई हुई थी। हमारा मतलब है ये क्या इतना मामूली केस। आपको पता है 2015 में जब एपीएस का क्या हुआ था, एपीएस के बाद एक आईनी तरमीम मंजूर की गई थी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है।
इस बार तो खैर कोई एक कहते हैं ना कि एहतमाम हुज्जत भी नहीं होता कि कानून के मुताबिक काम करना है। इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा एक निज़ाम जो है वो क्रिएट किया हुआ। यही खान का मार्शल लॉ का हमने पढ़ा, वो इस किस्म का होता था जब बांग्लादेश में वो उन्होंने सारा जो है वो किया था। तो अब बात यह है कि ये इस तरह की बातें बड़ा अफसोसनाक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो हैं जिनका काम ही है आप फैसला करें कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो है वो आप को सिविलियंस का आप मिलिट्री को ट्रायल कर सकते हैं। 27 आपने एग्रीमेंट साइन किए हुए दुनिया के साथ। तो मतलब इस तरह से थोड़ी होता है। जीएसपी आपने रिस्क पे लगा दिया है, बाकी चीजें आपने रिस्क पे लगा दी है। देखिए ये इतनी मामूली बात करके ब्रश असाइड कर देना जो है, मेरे दोनों बड़े मोहतरम सीनियर हैं और मेरी बड़ी अदब और एहतराम का ताल्लुक है। सर एक चीज जो मैं अलीमा खान साहबा ने कहा है कि इमरान खान को हर तरह का रिलीफ ऑफर किया गया, मैं सुनवाना चाहता हूँ। वो कहती हैं कि जी ताकि एनआरओ का तासुर दिया जा सके। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। हुकूमत बैठी है वो ये चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए। इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि एनआरओ लेकर बाहर आए। इन्होंने सबने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान मुल्क छोड़ के चले जाएं। फिर इन्होंने कहा आप 2 साल के लिए चले जाएं। फिर इन्होंने कहा कि आप ऐसे करें हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं। इन्होंने हर किस्म के पैगाम हमें भी आए हैं, इमरान खान को भी आए हैं। हर तरह का पैगाम दिया है। रजवाना साहब जरा पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा। वो दावा कर रही हैं कि हर तरह का रिलीफ ऑफर किया गया, बनीगाला चले जाएं, हाउस अरेस्ट कर देते हैं, 2 साल के लिए मुल्क छोड़ के चले जाएं, पेशावर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने ये सारी ऑफर्स को रद्द किया है। अब इससे ज्यादा करीबी शख्सियत तो शायद इमरान खान की कोई नहीं हो सकती जो ये दावा कर रही है, और जाहिर है ये दावा इमरान खान से मुलाकात के बाद कर रही हैं। तो हुकूमत को क्या पड़ी है, अगर ये दावा दुरुस्त है, हुकूमत को क्या पड़ी है कि इस तरह की ऑफर्स उन्हें करते रहे, कानून को अपना रास्ता लेने दिया जाए? देखें जी, जिनसे मंसूब है इसका तो उन्होंने जवाब दिया है, हमने कोई ऑफर नहीं दी। अच्छा, जिनको ऑफर दी गई है वो अगर कह रहे हैं तो फिर हुकूमत इसका जवाब दे। हुकूमत ने तो कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हमने कोई ऑफर नहीं दी। तो तीसरे बंदे की तो बोलने की गुंजाइश नहीं है। और मेरा इस ऑफर है या नहीं है, इट हैज बीन कैटेगोरिकली बीन डिनाइड बाय द गवर्नमेंट सोर्सेज के जी कि हमने कोई ऐसा रिलीफ की पेशकश की नहीं है। तो इसलिए हो सकता है पेशबंदी की जा रही हो, कल को कोई सेटलमेंट होता है तो कम से कम एनआरओ को तासुर ना दे, और उससे पहले ही पेशबंदी शायद पीटीआई कर रही हो। और अभी आप जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात कर रहे थे ना, जी जी जी, तो मैं जाती तौर पर खुद भी मैं इस बात के हक में नहीं हूँ कि जो सिविलियन है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। उनका ऑर्डिनरी कोर्ट में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूँ सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये उनकी ड्यूटी है, उनका फर्ज है कि इस सारी सजाओं और इस सारे प्रोसेस से पहले ही इस मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए था, ताकि जिन लोगों को सजाएं है, सपोज वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, तो जो उन्होंने सारी मुसीबत भुगती मिलिट्री ट्रायल की, वो भी नाइंसाफी हो गई फिर। ठीक है जी। और जो इनका ट्रायल चल रहा है वो भी नाइंसाफी, और टाइम की भी वेस्टेज, पैसों की भी वेस्टेज, और इस तरह से हालात भी खराब। बिल्कुल सही है। तो ये बड़ा अहम नुकता आपका कि आपका बड़ा ये इंपॉर्टेंट नुकता है कि अगर फर्ज करें कल इसमें सेनेटर साहब एडवर्स डिसीजन आ जाता है तो फिर क्या होगा? जिनके ट्रायल हो गए, सजाएं हो गई, मुआफियां कुछ लोगों को मिल गई, ये फिर क्या? खान साहब एक और बात मैं करना चाहता हूँ। जी चलिए कह दीजिए। जी रिजवान साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उन अदालतों को फैसले से रोका हुआ, ठीक है ना जी, फैसले से रोका हुआ था। उसके बाद वो स्टे भी खत्म कर दिया कि फैसले सुना सकते हैं, मगर केस का फैसला नहीं किया। ये भी जो है ना उन लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि ज्यादती होगी। उनको पता तो चले हम कहाँ खड़े हैं, जुर्म किया है नहीं किया, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, वेयर दे आर टू बी ट्राइड एंड व्हाई दे हैव बीन ट्राइड इन द मिलिट्री कोर्ट। अगर ठीक है वो होल्ड कर देती है सुप्रीम कोर्ट के मिलिट्री कोर्ट में, इनका ट्रायल ठीक है तो चलो हो गया, उसके बाद अपील और सारा कुछ। और अगर मुख्तलिफ फैसला आ जाता है तो फिर क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल जो है अकॉर्डिंग टू माय हम्बल व्यू आर्टिकल 10A के मुताबिक नहीं होता। वहाँ पे जो ऑर्डिनरी हमारी क्रिमिनल कोर्ट है उसमें पूरी आजादी से वो ट्रायल होता है। कहने को तो कहते हैं सब कुछ है, एविडेंस है, सब कुछ है, मगर फिर भी बेहतर यह है कि इस तरह के केसेस में जिसके नताइज और जिसके असरात मुल्क की सियासत, आने वाले मुस्तकबिल पर, मईशत पर, सियासी पार्टियों की स्ट्रेंथ पर या उनकी कमजोरी पर या उनकी वर्किंग पर असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक है सर। आप बुकला इसको एक और अंदाज से देख रहे हैं।
हुकूमतें इसको और अंदाज से देख रही हैं। मतलब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं, वो इसको एक और नजर से देख रही हैं। वो कहती हैं ये बड़ा अफसोस की बात है कि उन्हें माफी मांग कर बच्चों को निकलना पड़ रहा, मुझे उन बच्चों में बड़ा अफसोस है। जरा सुनिए मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा है। आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफी मांगनी पड़ी है। तो इस पॉलिटिकल कमेंट का जवाब तो मैं आगे अभी फैसल साहब से लेता हूं, लेकिन पहले सर अगर जो अभी रिजवान साहब कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक मुख्तलिफ फैसला जारी कर देती है तो फिर जो ट्रायल हुआ है, माफियां हुई हैं, सजाएं हुई हैं, क्या होगा इसका? देखें, पहली बात तो ये कि कल जिस तरीके से आपने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी, दोनों फरीकैन को सुनेगी, सुनने के बाद कोर्ट है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई इसके पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके लिए सेविंग क्लास जो है उसके लिए कोई ना कोई रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक फ़ैसला हाँ या ना में हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हर चीज़ को पेश नज़र रख के फैसला किया जाएगा। तो कल तक के लिए, इस वक्त तक के लिए आप जो है इत्मीनान रखें, आप वो देखें कि वो तो अदालत है, वो तो कल फैसला ना आए, कल तो समाअत हो रही है। मैं भी इतने अरसे से नहीं आया तो मेरे समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि ये एक इशू जो है यकीनन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इसको तय करेगी, इसका को हल निकालेगी। और जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, जिनके फैसले हो चुके हैं या जिनके बाकी हैं, उनके लिए आप देखिएगा कि लास्ट का जो पैरा होता है, जो हमेशा इस किस्म के मुतनाज़िब जो फैसले होते हैं उसमें कोई ना कोई जो है हल दिया जाता है और अदालतें उसके लिए कोई राह मुतय्यन करती हैं। और यकीनी तौर पे सिचुएशन के लिए अदालत को राह मुतय्यन करेगी, यकीनी तौर पे। बिल्कुल सही है। ये जो पॉलिटिकल कमेंट था फैसल चौधरी साहब, ये जो मरियम साहबा कह रही हैं, मुझे बड़ा जाती तौर पर दुख हुआ कि बच्चों को माफिया मांगना पड़ी हैं, और आप और उसका जिम्मेदार वो पीटीआई को समझती हैं कि आपने ये पुलिस को मारने और एहतजाज करने और तोड़फोड़ करने और जलाओ गिराव करने की तरगीब दी, और आज बच्चों को बेचारों को माफिया मांग के बाहर निकलना पड़ा। देखिए, मरियम नवाज की वो उनकी ऑर्डिनरी सी अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता ही नहीं है इन बातों का। वो जो कोई पढ़ाता है वो कह देती हैं, ना उनकी कोई सियासी सोच है, ना उन्होंने आज तक कोई, उनके वालिद ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। खुद भी जो है वो आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं, वो तो सारे डिपेंडेंट है इनके ऊपर। वो तो अगर, तो बात यह है कि वो पीपल्स पार्टी पीटीआई की कौन सी आदत है जिसको तरगीब दी या उनके खिलाफ कोई एविडेंस है? ज़ाहिर कोई नहीं है। ये तो सारा मामला जो है वो हीयर से पॉलिटिकल प्रोपगेशन के ऊपर बेस्ड है ना, रियलिटी तो उसमें है कोई नहीं। आज तो मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि जो ATCs में जो चलान केस चल रहे, किसी के खिलाफ कोई वीडियो ऑडियो एविडेंस है नहीं, और वीडियो ऑडियो एविडेंस जो है सरफेस भी नहीं हुआ जिसमें पीटीआई की लीडरशिप जो है किसी को तरगीब दे रही हो। ये हर चलान मैं आपको बताता हूँ कि 3 चलान आप ले लें, तीनों में मुख्तलिफ इल्जामात एक ही तारीख, एक ही दिन, एक ही जगह पर लगाए गए। तो ये एक तो नॉन सीरियस किस्म का एक मामला है। इसके बगैर जो है ये आगे नहीं जा सकते। ये जो है फोन पाकिस्तानियों का है, इसका हिसाब लेना पड़ेगा हुक्मरानों को, और इसके बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठीक है, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, सेनेटर शहादत अवान साहब बहुत शुक्रिया आपका, रफीक रजवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल में से एक मसला इंटरनेट का मसला भी है, और इंटरनेट के मसले में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट है top10vpn.com नामी इदारे की एक रिपोर्ट। वो कहते हैं कि साल 2024 में इंटरनेट बंदिशों से होने वाले माली नुकसान के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा है। वो कहते हैं कि इंटरनेट बंदिशों से 2024 में पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 1.62 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा है। top10vpn.com की ये रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में पाकिस्तान में इंतखाबात, इंफॉर्मेशन कंट्रोल और एहतजाज की वजूहात के बाइस दानिस्ता तौर पर 18 बार इंटरनेट को बंद किया गया है, सियासी वजूहात की बिना पर। फिर कहा गया है कि फरवरी 2024 से की जाने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश की लागत का तखमीना 1.34 अरब डॉलर बनता है। साल 2024 में इंटरनेट बंदिशों से दुनिया भर में मजमूई तौर पर 7.69 अरब डॉलर के नुकसान हुए हैं।
इंटरनेट बंदिश के बायस मुआशी नुकसानात में म्यांमार 1.58 अरब डॉलर के साथ दूसरे, जबकि सूडान 1.12 अरब डॉलर के नुकसानात के साथ तीसरे नंबर पर आया। आप देखिए कि पाकिस्तान म्यांमार और सूडान की सफ में आकर खड़ा हो गया है। इंटरनेट बंदिशों से मुआशी नुकसान के लिहाज से वेनेजुएला 1.12 अरब डॉलर के साथ चौथे, बांग्लादेश 79.6 अरब डॉलर के साथ पांचवें, जबकि भारत 32 करोड़ डॉलर के साथ छठे नंबर पर रहा। लेकिन फिर भी भारत 32, पाकिस्तान 1.62 अरब डॉलर। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 2025 में इंटरनेट के इस मसले को हुकूमत को हल करना पड़ेगा और कदगने लगाने और ये जो बंदिशें हैं और सियासी तौर पर इजहार राय की आज़ादी को रोकने के लिए शायद कोई और तरीका मुनासिब ढूंढना पड़ेगा। इससे मईशत तबाह होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।